कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हमने लास्ट में जॉइंट सिटिंग कंटिन्यू करा था, कंप्लीट हो चुका था हमारा। अब स्टार्ट करते हैं बजट इन पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से आप सुनते रहिए और अपनी बुक में हाईलाइट करते रहिए जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेफर करता है बजट को एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है जो टर्म है बजट, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज़ की गई है। केवल क्या यूज़ किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS, जो डील करता है ये हमारे आर्टिकल 112 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 110 जो आर्टिकल हमने देखा था कल, डेट्स रिगार्डिंग मनी बिल। और जो बजट है एक स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। जो रिसीट्स होती हैं ये भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली इकोनॉमी की जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा सारा ही, एक कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के जितने भी टर्म्स होंगी। लेकिन अब रिसीट्स इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ इनकम होती है, और जो एक्सपेंडिचर तो उसका जो पूरा स्टेटमेंट और एस्टिमेशन होता है कि कितनी इनकम हुई है, उसमें से कितना एक्सपेंड करना है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, जो बिगिन होता है फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड हो जाता है 31 मार्च को, तो उसे बजट बोलते हैं। जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया, किस नाम से, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये आपको यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि इन एडिशन टू द एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जो बजट करता है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कि सर्टेन एलिमेंट्स भी होते हैं, क्या क्या कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। अब ये दो टर्म यहाँ पे दी गई है, ये आपको यहीं पे समझनी बहुत ज़रूरी है, आपको क्रैम नहीं करना। तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दो टाइप की ये इनकम है, ये आपको डिफरेंस समझना होगा। कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं तो इनमें जो कोई भी रिडक्शन नहीं होता हमारे एसेट्स में और लायबिलिटी में, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम इंटरेस्ट मनी अर्न करते हैं, तो उसमें ना ही हम कोई एसेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना ही लायबिलिटी। अब ये दो टर्म का आप डेफिनेशन भी सुन लीजिए कि एसेट क्या है, कि समथिंग डेट पुट मनी इनटू आवर पॉकेट, कि जो हमारी पॉकेट में मनी एंटर करता है, ये बिल्कुल ही बेसिक से भी बेसिक डेफिनेशन है। लायबिलिटी इज़ समथिंग कि जो हमारी पॉकेट से मनी निकालता है, समथिंग कि हमने लोन ले लिया, डेट्स द लायबिलिटी, कि हर मंथ उसकी जो EMI है वो चलती रहेगी। और एसेट्स क्या हैं कि आपने, कि जो रेंटल इनकम होती है कि आपने एसेट्स बना दिए हैं और वो हर मंथली और या वीकली या ईयरली आपकी मनी आपकी इंक्रीज़ करता जा रहा है, डेट्स द एसेट। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पूरी ही क्लियर है। और हम देख रहे थे कि जो रिवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट, तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कि जो रिवेन्यू रिसीट होती है तो इसमें जो एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ट एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स जो आपके मिलते हैं आपको FDs पे भी, जो टर्म लोन्स पे भी, उस पर टर्म डिपॉजिट पे। और जो ये कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, आइदर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, और ध्यान दें यहाँ पे और है नॉट एंड, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, या आपका एसेट का रिडक्शन होगा। कि सपोज़ आपने इनकम जो जनरेट करी है जो गवर्नमेंट ने, वो कैसे करी है कि कोई भी अपना जो एसेट है उसे सेल करके किसी भी बिल्डिंग को या कैसे भी, तो उसमें क्या होगा कि जो एसेट है उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो कैपिटल रिसीट बनेगा। और लायबिलिटी कैसे बनती है कि गवर्नमेंट ने कोई जो लोन लिया है तो उसके रिगार्डिंग भी इस पर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो वो भी इनकम तो गवर्नमेंट के पास आ गई है, लेकिन वो किसका भाग बनेगी, कैपिटल रिसीट का। और जो रेवेन्यू रिसीट है आपको पूरी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये दोनों ही टर्म आपको पूरी ही क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम सेपरेट ये पूरी ही सीरीज स्टार्ट वैसे होने वाली है, लेकिन आपको कुछ भी है तो आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फर्स्ट है कि एस्टिमेट जो रिवेन्यू कैपिटल रिसीट का है, जो भी आपको बताया गया उसका, एंड वेज ऑफ मीन्स कि कैसे रेवेन्यू को रेज़ किया जा सके। और एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जैसे हमने यहाँ रेवेन्यू देखा कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर का भी एस्टिमेट होगा कि कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर, कि इसकी भी दो रिसीट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भी हम उसी सीरीज़ में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली आप रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट समझ गए हैं। जो डिटेल्स हैं ऑफ द एक्चुअल रिसीट और जो एक्सपेंडिचर है क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर की, और रीज़न भी मेंशन होते हैं कि क्या, कि डिफिसिट क्यों रहा और या सरप्लस रहा उस ईयर में, तो वो क्यों रहा। फिफ्थ है कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, कि जो टैक्सेशन प्रपोजल रखने हैं कि कितने पे स्लैब वगैरह जो डिस्कस करते हैं वो सब चीज़ें। प्रोस्पेक्ट की रेवेन्यू का,
जो भी स्पेंडिंग प्रोग्राम्स होते हैं या कोई स्कीम को इंट्रोड्यूस करना है प्रोजेक्ट का, वो सब इसके अंदर मेंशन होता है। टिल 2017 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास दो बजट थे, नेमली रेलवे बजट और जनरल बजट। लेकिन जो फॉर्मर है डेट इज़ रेलवे बजट, वो कॉन्स्टिट्यूट होता था कि जो भी रिसीट और एक्सपेंडिचर है केवल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और जो ये जनरल बजट होता वो एस्टिमेट दिखाता था रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, मींस जो इनकम और एक्सपेंडिचर है सभी मिनिस्ट्रीज़ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक्सेप्ट रेलवे की। जो रेलवे बजट है केवल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रिगार्डिंग है का जो भी रिसीट और एक्सपेंडिचर है, और जो जनरल बजट है वो सभी मिनिस्ट्रीज़ का दिखाता है एक्सेप्ट रेलवे। और ये टिल 2017 की बात हो रही है। और जो रेलवे बजट है उसे सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द जनरल बजट 1924 में, किसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी रिपोर्ट इन 1921। और जो रीज़न और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके सेपरेशन के वो दिए हुए हैं कि इंट्रोड्यूस कर सकें फ्लेक्सिबिलिटी रेलवे के फाइनेंस में, और कि बेसिकली कि जो सेपरेट जो फाइनेंस रहे वो इसी के रिगार्डिंग रहे, जिससे कि फैसिलिटेट किया जा सके कि बिजनेस अप्रोच रेलवे की पॉलिसी में, और स्टेबिलिटी भी दी जा सके रेलवे रिवेन्यूज़ में, कि एक जो एश्योर्ड अब एनुअल जो कंट्रीब्यूशन है कि अब फिक्स हो गया है कि इनका रेवेन्यू इतना ही रहना है। फोर्थ है कि अनेबल करते हैं रेलवे को कि जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने तक ही रखे डेवलपमेंट के लिए, कि फर्स्ट पहले उसे क्या करना पड़ता था कि उसे शेयर करना पड़ता था विद द गवर्नमेंट आफ्टर पेइंग फिक्स एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द जनरल रेवेन्यू। और 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मर्ज कर दिया रेलवे बजट टू द जनरल बजट के साथ, हेंस केवल एक ही बजट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डैट इज़ यूनियन बजट। अब देखते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन करता है फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट बजट का। तो जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर दोनों ही हाउस के सामने रखते हैं कि स्टेटमेंट कि जो भी एस्टिमेट्स होते हैं रिसीट्स और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस फाइनेंशियल ईयर में, और कोई डिमांड भी नहीं रखी जाती फॉर ग्रांट्स शैल बी मेड एक्सेप्ट कि जब तक प्रेसिडेंट साहब द्वारा रिकमेंडेशन ना दें, और कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से नहीं निकाली जाती एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ है कि नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स, कि मनी बिल हमने देखा था जो ऑलरेडी आर्टिकल 110 में, तो कोई भी मनी बिल जो टैक्स को इम्पोज करता है वो भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में, कब तक, जब तक प्रेसिडेंट साहब द्वारा वो रिकमेंड ना किया गया हो। एंड सच अ बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस भी नहीं होता राज्यसभा के अंदर, और ये हम फीचर में भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो फिफ्थ है कि कोई टैक्स भी नहीं लीव और कलेक्ट किया जाएगा एक्सेप्ट कि कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ की जिसे अथोराइज करा गया है वही करे। सिक्स्थ है कि जो पार्लियामेंट है वो रिड्यूस कर सकती है और अबोलिश कर सकती है टैक्स को, लेकिन उसे इंक्रीज नहीं कर सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस एंड अबोलिश, तो ये आप मार्क अपने माइंड में इमेज सेट कर लीजिए कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस एंड अबोलिश बट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स। अब जो 7th पॉइंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिफाइन किया है जो रिलेटिव रोल है, पोजीशन है दोनों ही हाउस की, कि बिल जब बजट को इनेक्ट किया जाता है उसके रिगार्डिंग इनकी पोजीशंस या जो भी इन्हें वर्क करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। फर्स्ट जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है जो टैक्सेशन से डील करता है वो ऑब्वियस है कि वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, वो इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। अब जो सेकेंड है कि जो राज्यसभा है उसके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो डिमांड के जो होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स उन पे वोट करे, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दी गई है टू द लोकसभा ओनली। जो राज्यसभा है वो रिटर्न करते हैं मनी बिल को और फाइनेंशियल बिल को लोकसभा के पास विद इन 14 डेज, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। और जो लोकसभा है उसके पास चॉइस है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है इसी जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है इस रिगार्ड में। और 8th है कि जो एस्टिमेट्स हैं जो भी एक्सपेंडिचर दिए गए हैं बजट के अंदर वो सेपरेटली शो करते हैं जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज हुए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, और जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि जो भी इससे एक्सपेंडिचर किए गए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो अलग अलग दिखाए गए हैं कि बिकॉज जो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे और उसमें वोटेबल पार्ट देखना होता है कि कौन सा पार्ट पार्लियामेंट द्वारा वोटेबल रहेगा, कौन सा नॉन वोटेबल रहेगा, तो इस वजह से इन्हें क्लियरली डिस्टिंग्विश करके उसमें मेंशन करना होता है। 9th है कि जो बजट है वो डिस्टिंग्विश करता है एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू अकाउंट से फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर।
10th है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो सबमिट नहीं किया जाता ऑन वोट ऑफ द पार्लियामेंट। जो आपको अभी ऊपर बता रहा था मैं कि जो डिफ्रेंशिएट इसलिए किया जाता है कि देखा जाए कि कौन सा सबमिट किया जाए फॉर द वोट ऑफ द पार्लियामेंट और जो अदर है उसे अलग रखा जाए कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, तो ये डम याद रखेंगे आप, ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसे सबमिट नहीं किया जाता टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, केवल उसे डिस्कस किया जाता है इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है चार्ज एक्सपेंडिचर कि जो बजट है वो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें, कि एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होता है अपॉन एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जो डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जो एक्सपेंडिचर जो चार्ज होता है जो द एक्सपेंडिचर द चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट दैट इज़ वो केवल डिस्कस किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, वाइल जो अदर है मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये वोटेड किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। और जो लिस्ट है चार्ज एक्सपेंडिचर की वो भी दी हुई है कि जो एलिमेंट्स अलाउंसेस होते हैं प्रेसिडेंट साहब के और उनके जो ऑफिस से रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंडिचर है वो। सेकेंड है जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। थर्ड है सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ है कि पेंशन एंड जज ऑफ पेंशन जो होती है ऑफ द हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसमें कंफ्यूज ये कैचअप बन जाता है यहाँ पे। कैच पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ पे सैलरीज और ये अलाउंसेस नहीं दी गई है हाई कोर्ट की, यहाँ पे केवल जो पेंशन होती है जज की वही दी गई है हाई कोर्ट की, और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी सैलरीज भी है, अलाउंसेस और पेंशन तीनों ही है। फिफ्थ है कि जो सैलरी अलाउंसेस और पेंशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिक्स्थ है कि सैलरी अलाउंसेस पेंशन यूपीएससी की। और सेवन्थ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो ऑफिस है कैग का और यूपीएससी का, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या है, जो सैलरी अलाउंसेस और पेंशन जो पर्सन इस ऑफिस में सर्व कर रहे हैं वो भी। और जो डेप्ट चार्जेस हैं, डेट चार्जेस फॉर विच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लायबल है कि जो किसी का इन्होंने लाइबिलिटी ली हुई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो भी लोन लिया है उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, शिंकिंग जो फंड चार्जेस होते हैं, रिडम्पशन चार्जेस और अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द रेजिंग ऑफ लोन एंड सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ डेप्ट। तो बेसिकली जो भी की टर्म्स आपको लग रही हैं डिफ़िकल्ट इकोनॉमी की, तो ये आप हमारी इकोनॉमी की जो सीरीज़ अपलोड होने वाली तो उसमें आपको ये पूरी ही क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना। नाइन्थ क्या है कि एनी सम जो चाहिए कि वो सेटिस्फाई कर सके कोई भी जजमेंट, डिग्री की कोई जजमेंट दिया गया और अवॉर्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो डिग्री और जजमेंट में आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। डिग्री एक जो समरी होती है किसी जजमेंट की कि जो फाइनल निकल के आती है तो वो होता है, वो ये आपको पूरा ही क्लियर रहना चाहिए माइंड में, ये बेसिक टर्म्स। एनी अदर एक्सपेंडिचर जो डिक्लेयर किए गए पार्लियामेंट ने द्वारा टू बी सो चार्ज। तो ये 10 के 10 मैटर्स हमने देख लिए हैं। अब स्टेजेस क्या होती हैं एनेक्टमेंट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा अब स्टार्ट हो जाता है कि जो बजट है वो 6 स्टेट से जाता है। तो अब ध्यान रखेंगे कि जो बिल पास हो रहे थे पहले हमने देखे थे कि वो 5 स्टेजेस से जाते हैं और जो बजट है वो 6 स्टेज से जाता है इन द पार्लियामेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंटेशन बजट का, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर एग्जामिन किया जाता है डिपार्टमेंटल कमेटीज़ द्वारा, फिर वोट होता है ऑन द ग्रांट डिमांड फॉर ग्रांट्स। फिफ्थ है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। सिक्स्थ इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, जो बजट की प्रेजेंटेशन होती है कि कन्वेंशनली जो बजट है वो प्रेजेंट होता है टू द लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर की लास्ट वर्किंग डे पे फरवरी के। और सिंस 2017 से जो प्रेजेंटेशन है बजट का वो किया जा रहा है एडवांस टू 1 फरवरी की, लास्ट वर्किंग डे में नहीं, अब 1 फरवरी से किया में रखा गया है। जो बजट है कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट टू द हाउस इन 2 और मोर पार्ट्स, कि 2 या उससे भी ज़्यादा पार्ट्स में उन्हें प्रेजेंट किया जा सकता है। और जब ऐसा प्रेजेंटेशन रखा जाता है तो ईच पार्ट जो होता है उसे डिस्कस किया जाता है। ईच पार्ट शैल बी डील विद एज कि इट वर द बजट, की जो भी अगर डिफरेंट पार्ट में या 2 या 3 पार्ट में अगर उसको रखा भी जाता है, प्रेजेंट भी किया जाता है, तो हर पार्ट को ऐसा देखा जाता है कि वो बजट ही है, कि ऐसा नहीं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फर्दर देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑन द बजट ऑन द डे ऑन विच इट इज़ प्रेजेंटेड इन द हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप हाईलाइट करके रखेंगे कि जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे उस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। तो जब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है, बस कि बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि
जो हर पार्ट है उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जो एक कंबाइंड बजट की है, और यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं बजट को एक स्पीच के साथ, जिसे बजट स्पीच बोलते हैं। और एट द एंड ऑफ द स्पीच इन द लोकसभा जो बजट है वो रखा जाता है राज्यसभा के सामने। वो भी केवल डिस्कस ही कर सकती है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। और जो बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट किया जाता है टू द पार्लियामेंट। उसमें क्या क्या होता है, उसमें स्टार्ट होता है फ्रॉम द बजट स्पीच, देन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा आर्टिकल 112 में मेंशन है, देन डिमांड फॉर ग्रांट्स, फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल कि जो भी मनी निकालनी है हम अभी डिस्कस करेंगे, फाइनेंस बिल, देन कम्स द स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर द FRBM एक्ट की जो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो भी होती है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और जो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी की फिजिकल पॉलिसी बेसिकली कि जो भी गवर्नमेंट को मनी रेज करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ निकालनी होती हैं, कि जो भी बिजनेस को टेक ओवर करना होता है, कि वो सभी पॉलिसीज़ कि टू रेज द रेवेन्यू, तो उसके रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट कम्स कि एक्सपेंडिचर जो बजट होता है वो भी इसका पार्ट होता है। ये रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर की प्रोफाइल, मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन करता है प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, ये सारे ही। अर्लियर जो इकोनॉमिक सर्वे है ऑल्सो यूज टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट, कि अर्लियर क्या होता था जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे भी बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इट इज़ प्रेजेंटेड 1 डे और फ्यू डेज बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। अब उसको एक दिन पहले या कुछ दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है बजट के, और जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और इंडिकेट करती है जो भी स्टेटस होता है हमारी नेशनल इनकम का, कि इकोनॉमी कितनी चल रही है, क्या उसके डाटा स्टेट्स हैं। सेकंड जो आता है प्रेजेंटेशन के बाद जनरल डिस्कशन, कि जो जनरल डिस्कशन होता है बजट में वो स्टार्ट हो जाता है फ्यू डेज आफ्टर, कि उसे जब प्रेजेंट किया जाता है उसके ही बाद, और वो रखा जाता है टेक प्लेस इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और चलता है 3 to 4 डेज तक जनरल डिस्कशन होता है। और इस स्टेज पे जो लोकसभा है डिस्कस कर सकती है बजट को एज अ होल, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन वाली स्टेज में देखा कि वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यही MCQ में ये घुमा के पूछ लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जनरल डिस्कशन नाम ही डिस्कशन है इसका, तो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है एज अ होल, और कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल जो उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कोई कट मोशन कैन बी मूव, नो कट मोशन यहाँ पे मूव नहीं होता। नोट जो बजट है वो सबमिट किया जाता है टू द वोट ऑफ द हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोशन हमने ऊपर वीडियो में डिस्कस किए गए तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कट मोशन मूव नहीं होता, और ना ही जो बजट है उसे वोट के लिए सबमिट किया जाता है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पास जनरल राइट है कि वो रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिस्कशन को एट द एंड। थर्ड क्या आता है कि एग्जामिन किया जाता है बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज़, कि आफ्टर जनरल डिस्कशन ऑन द बजट जब खत्म हो जाता है तो जब हाउस एडजॉर्न किया जाता है फॉर 3 to 4 वीक्स, इस गैप के दौरान 24 जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो पार्लियामेंट की वो एग्जामिन करती हैं, वो डिस्कस करती हैं इन डिटेल जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज़, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं, और ये रिपोर्ट फिर सबमिट की जाती है पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस के सामने। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1993 में और एक्सपेंड हुई 2004 के अंदर। मेक्स पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर मिनिस्ट्रीज मच मोर डिटेल, क्लोज, इन डेप्थ एंड कम्प्रीहेंसिव। ये हम ऑलरेडी उस चैप्टर में भी देख चुके हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ वाला। फोर्थ है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, कि इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई है, अब लोकसभा वोट करती है, टेक अप वोटिंग फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट, और जो डिमांड्स हैं वो प्रेजेंट की जाती है मिनिस्ट्री वाइज, क्या डिमांड बिकम अ ग्रांट आफ्टर इट हैज़ बिन ड्यूली वोटेड। ये अभी तक वो डिमांड है केवल, लेकिन ग्रांट तब बनती है जब वो वोटेड हो जाती है, उससे पहले नहीं बनती। 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करने के क्या है। फर्स्ट कि जो वोट होती है वो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए हमने अभी ऊपर भी देख चुके हैं, ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसको दिया गया है, केवल लोकसभा को, कि जो राज्यसभा है उसके पास कोई भी पावर नहीं है रिगार्डिंग वोटिंग फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट। सेकंड जो वोटिंग है वो कन्फाइन है कि जो भी बजट का वोटेबल पार्ट है उस तक ही, कि जितना भी वोटेबल पार्ट है बजट का उस पर ही वोटिंग की जाती है। और जो एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसे वोट के लिए सबमिट नहीं किया जाता, वो केवल डिस्कस किया जाता है, हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हर डिमांड होती है उसे सेपरेटली डिस्कस किया जाता है।
सेपरेटेड, ईच डिमांड इज़ वोटेड सेपरेटली बाय द लोकसभा, और उस पर वोट भी किया जाता है सेपरेटली बाय द लोकसभा। और इस स्टेज पे जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो डिस्कस करते हैं डिटेल जो बजट की होती है, एंड इट कैन ऑल्सो मूव द मोशन कि जिससे रिड्यूस कर सके किसी भी डिमांड को फॉर ग्रांट। और जो सच मोशन है उसे कट ऑफ मोशन बोलते हैं, कट मोशन। और ये 3 काइंड्स के होते हैं। तो हमने ऊपर यही डिस्कस किया था कि आपको एक बार दिखा देते हैं कि वोटिंग इन ग्रांट्स की स्क्रूटनी हो गई, फिर वोट के लिए रखा जाता है। अब पॉलिसी जो इसका कट मोशन में फर्स्ट होता है पॉलिसी कट मोशन, और ये रिप्रेजेंट कब किया जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पॉलिसी पे हमारा अप्रूवल नहीं है, डिसअप्रूवल, कि कोई भी डिमांड अगर दी गई है, स्टेट करता है कि जो अमाउंट है डिमांड की उसे रिड्यूस करना चाहिए टू ₹1। जो मेंबर हैं वो एडवोकेट कर सकते हैं कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी भी। इकोनॉमी जो कट मोशन होता है कि ये इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इकोनॉमी है वो कैन बी अफेक्टेड इन द प्रोपोज एक्सपेंडिचर, कि जो भी अमाउंट एक्सपेंड की जा रही है वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए उसे रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन कितना वो भी इसमें लिखा होता है कि टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट, डेट इज की लमसम डिडक्शन बता देते हैं कि कितना होता है। थर्ड जो कट ऑफ मोशन होता है डेट इज़ टोकन कट मोशन, कि इट वेंटिलेट्स अ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस, कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है उस स्फेयर में, ये स्टेट करती है कि जो डिमांड है उसे रिड्यूस कर दिया जाए बाय ₹100। और जो कट मोशन आता है टू बी एडमिसिबल, वो सेटिस्फाई करना चाहिए ये कंडीशन कि केवल एक डिमांड ही होनी चाहिए, कि ये रिलेट होना चाहिए टू द ओनली वन डिमांड, कि यानी मल्टीपल डिमांड्स रख दी गई हैं। सेकंड, ये क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए और शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट और डिफेमेटरी जो स्टेटमेंट होती है वो नहीं होनी चाहिए, कि क्लियर एक्सप्रेशन जो भी बातें हैं वो केवल हम देख चुके हैं कि स्पेसिफाइड मैटर पे होना चाहिए, और कोई सजेशन नहीं होनी चाहिए इसमें रिगार्डिंग द अमेंडमेंट और रिपेल कोई भी जो एग्जिस्टिंग लॉज का है। और कोई भी मैटर इसमें नहीं होना चाहिए जो प्राइमरीली यूनियन गवर्नमेंट के कंसर्न में नहीं आता हो, वो भी नहीं। और ये रिलेट नहीं करना चाहिए टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिकॉज ये नॉन वोटेबल पार्ट है हमारा। नेक्स्ट है शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर दैट इज, जो किसी कोर्ट के एडजॉर्नमेंट में आता है कि कोर्ट को डिसीजन लेना है उस मैटर पे, तो उससे भी ये रिलेट नहीं करना चाहिए। और प्रिविलेज का क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, ये रिवाइव भी नहीं करना चाहिए डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑन विच जो डिस्कशन है उस पर ऑलरेडी सेम सेशन में हो चुका है। कि जो ट्रिवियल मैटर है कि होता है ट्रिवियल जैसे तुक्का मार कि कोई रैंडमली उठा लिया, वो भी मैटर नहीं होना चाहिए। कि शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर कंडक्ट ऑफ पर्सन, कि जो भी जो चैलेंज हो चुका है कि मतलब सब्सटेंटिव मोशन में केवल जिसको चैलेंज कर सकते हैं वो मैटर भी इसमें नहीं होना चाहिए। और सब्सटेंटिव मोशन ऑलरेडी ऊपर वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट शुड नॉट एंटिसिपेट अ मैटर विच हैज़ बीन प्रीवियसली अपॉइंटेड फॉर कंसिडरेशन इन द सेम सेशन, कि बेसिकली हम यही सेम पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑलरेडी अपॉइंट कर चुके हैं कि किसी मैटर के रिगार्डिंग कि वो इस टाइम पे डिस्कस किया जाएगा, तो उसे भी दोबारा नहीं उठाना है। और शुड नॉट रेज अ डिस्कशन, और जो कोई भी मैटर पेंडिंग पड़ा है किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने, स्ट्यूटरी अथॉरिटी के सामने, चाहे वो जुडिशली हो या क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करती है या कोई भी कमीशन हो या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, तो ये सभी मैटर्स उस कट ऑफ मोशन का पार्ट नहीं बनेंगे। जो सिग्निफिकेंस क्या है कट मोशन की, तो ये मेंस में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जो फैसिलिटेट करता है कि इनिशिएशन की डिस्कशन किसी भी स्पेसिफाई डिमांड पे, कि मैंने देखा है कि केवल एक डिमांड उठा सकते हैं तो वो स्पेसिफाई देखता है, तो ये एडवांटेज भी बन जाता है। सेकेंड है कि अपलोडिंग जो प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बाय प्रोविंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर जो कट मोशन होता है do not have a much utility in practice, they are only move and discuss in the house, लेकिन पास नहीं करते बिकॉज जो मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट ही इंजॉय करती है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कट ऑफ मोशन हैज़ अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस बट इट डो नॉट हैव अ मच यूटिलिटी इन प्रैक्टिस। तो आप ये बता सकते हैं, उसमें पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि दे आर ओनली मूव और डिस्कस होते हैं हाउस में, लेकिन ये पास नहीं होते बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी एंजॉय करती है। उनका जो पास हो होना देयर पासिज बाय द लोकसभा अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू रेजिग्नेशन, जो ऊपर भी बार बार देख चुके हैं। और लास्ट डे जो होता है वो अलॉट होता है फॉर द डिस्कशन और वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, और जो स्पीकर
और जो रिमेनिंग जो बची हुई डिमांड्स हैं वो उन्हें भी वोट के लिए रख देते हैं एंड डिस्पोज देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस बाय द मेंबर और नॉट, और इसी को बोलते हैं गिलोटाइन। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाली जाएगी एक्सेप्ट कि जो अप्रोप्रिएशन जो है उसे बिल को बनाया जाए मेड बाय द लॉ। अकॉर्डिंगली एक अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है जो प्रोवाइड करता है फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कोई भी जो रिक्वायरमेंट होती है मनी की उसे मीट करने के लिए फर्स्ट जो दी हुई है कि जो ग्रांट्स वोट की गई बाय द लोकसभा उन्हें मीट करने के लिए, सेकंड कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन दोनों के रिगार्डिंग, और नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रोपोज टू द अप्रोप्रिएशन बिल, कि किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाता कि जो इफेक्ट करता है कि जो अमाउंट है जो डेस्टाइन की गई है कि जो ग्रांट देनी है तो उसको अमेंड करता है, तो वो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया जाता। और वेरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर जो चार्ज हो रहा है कि दोनों में ही कोई जो अमेंडमेंट करना है उसके रिगार्डिंग अगर अमाउंट चेंज करनी है तो उसका कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाता है। जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो अप्रोप्रिएशन एक्ट कब बन जाता है जब उसे प्रेसिडेंट साहब द्वारा एसेंट दे देते हैं, और ये एक्ट ऑथराइज करता है और लीगलाइज कर देता है कि अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो विड्रॉ नहीं कर सकती फ्रॉम द मनी, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, टिल जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो इनेक्ट ना हो जाए। और इट टेक्स टाइम, यूजुअली ये चलता है एंड ऑफ अप्रैल तक, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसे मनी की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी आफ्टर 31 मार्च भी, जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है। और इसी ही डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ऑथराइज़ किया है कि वो एडवांसेस की एक ग्रांट कर सकती है इन एडवांस इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो उसका फाइनेंशियल ईयर में उसे करना है, जो भी ईयर का पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट, और जो भी अप्रोप्रिएशन का इनेक्टमेंट है, इसी ही प्रोविज़न को वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। और ये इट इज़ पास और ग्रांटेड आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज़ ओवर, और ये 2 मंथ दिए जाते हैं इसको। इट जनरली ग्रांटेड फॉर 2 मंथ फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेट। कि यही डिफरेंस है कि ये पूछ भी ले जाता है कि वोट ऑन अकाउंट में भी कि जो फर्स्ट कि जो ग्रांट है 2 मंथ्स के लिए होती है, और ये टोटल जो एस्टिमेट होता है उसका 1/6 पार्ट होती है, और इसमें एक्सपेंडिचर पार्ट इंक्लूड होता है बस, ना ही केवल जो रिसीट्स नहीं होती इसमें, केवल एक्सपेंडिचर होता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस जो डिफ़िकल्टी ऊपर फंक्शन में देगी कि 31 के बाद भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है जो भी एक्सपेंडिचर करने हैं। और जो ये डिस्कशन है जो अप्रोप्रिएशन बिल का पास होना ये अप्रैल तक चलता है, तो 1 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होंगे जो भी करना है तो उसकी जो डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए ये प्रावधान रखा गया है। होप आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं फॉर द फॉलोइंग ईयर, और ये सब्जेक्ट है टू द ऑल द कंडीशन जो मनी बिल को एप्लीकेबल होती हैं, अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल जो अमेंडमेंट्स हैं सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स कैन बी वू इन केस ऑफ फाइनेंस बिल अकॉर्डिंग टू द जो प्रोविंशियल कलेक्शन एंड टैक्सेस एक्ट 1931 का जो फाइनेंशियल बिल है मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 डेज़ की फाइनेंशियल बिल को 75 डेज़ के अंदर इनेक्ट करना ही करना है, कि जो पार्लियामेंट द्वारा पास होना प्लस जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा एसेंट, तो टोटल जो टाइम पीरियड है वो 75 का है। और जो फाइनेंस एक्ट है वो लीगलाइज करता है कि जो भी बजट की इनकम साइड है और इस जो बजट का इनेक्टमेंट का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करता है। अब अदर ग्रांट्स जो होती हैं कि भी बजट के एडिशन में अदर कंटेन्स द ऑर्डिनरी एस्टिमेट्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1 साल के लिए, तो वेरियस ग्रांट्स हैं वो बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। फर्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, कि ये ग्रांट होती है व्हेन जो अमाउंट ऑथराइज की गई है पार्लियामेंट द्वारा अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो कम पड़ गई है, तो उसमें सप्लीमेंट्री नाम से ही आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा। अब नेक्स्ट है एडिशनल ग्रांट, ये कब दी जाती है व्हेन अ नीड हैज़ अराइजन ड्यूरिंग अ करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, कि जो बजट में सर्विस नहीं लिखी हुई थी लेकिन कुछ नई सर्विस अब उस आ गई है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके रिगार्डिंग जो एडिशनल ग्रांट दी जाती है। नेक्स्ट है एक्सेस ग्रांट,
इट इज़ गारंटीड जो मनी है वो स्पेंड हो चुकी है किसी भी सर्विस पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कि एक्स अमाउंट करनी थी लेकिन X+1 उस पर एक्सपेंड हो चुकी है कि एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंड हो चुकी है किसी भी ग्रांट पे किसी भी सर्विस पे फॉर दैट सर्विस इन द बजट, और ये वोट की जाती है बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड बिफोर द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट। कि जब ये एक्सेस ग्रांट के रिगार्डिंग जब उसे सबमिट कर जाता है लोकसभा में वोटिंग की तो इसे अप्रूव किया जाता है बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वोट ऑफ क्रेडिट कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे मीट करने के लिए ये वोट ऑफ क्रेडिट होता है कि जब वैन ऑन अकाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड और इंडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस जो डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल ऑर्डिनरी गिवन इन द बजट। ये वही अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो इसका अनएक्सपेक्टेड का मतलब यही है कि वो जो डिटेल्स हैं उसके बजट में नहीं होंगी, ये रेंडमली निकल के आई है तो उसके लिए हैंड इट इज़ लाइक अ ब्लैंक चेक जो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट। ये स्पेशल पर्पज़ के लिए दी जाती है और ये करंट सर्विस का पार्ट नहीं बनती। वेरी इंपॉर्टेंट। टोकन ग्रांट क्या होती है कि जो फंड मीट कर देता है टू द प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन। और जो डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ टोकन्स इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ द लोकसभा एंड इफ इट एसेंटली जो फंड है वो अवेलेबल करा दिए जाते हैं थ्रू अप्रोप्रिएशन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अनदर, और इसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होते। जो सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेप्शनल ग्रांट और वोट ऑफ ग्रांट है वो रेगुलेट की जाती हैं सेम प्रोसीजर से विच इज़ एप्लीकेबल टू इन द केस ऑफ रेगुलर बजट। प्रोसेस सेम ही है कि जो वोट ऑन ग्रांट है उसमें लोकसभा ही कर सकती है कि राज्यसभा का उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो आपको ये पूरी ही क्लियर हो जानी चाहिए। एंड यू गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टर्म्स कि बिकॉज ये थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड भी था, आपका बैकग्राउंड थोड़ा आपको पढ़ा होना चाहिए कि तो आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछें बिकॉज हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ स्टार्ट होने ही वाली तो उसमें आपको पूरे एक स्टर क्लियर होगा कि आपको जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं इंक्लूडिंग श्री राम IAS की जो भी बुक है जो रमेश सिंह होती है और जो संजीव वर्मा प्लस इकोनॉमिक सर्वे, तो उनसे जो भी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम रेडी कर रहे हैं और वो अपलोड पूरी ही एक साथ कंप्लीट होगी और तो आप उससे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें फंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉलोइंग 3 काइंड ऑफ फंड्स, तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बिकॉज आपका रिटेंशन